हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक क्राइम स्टोरी जो मैं कल एक नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रही थी एंड मुझे इतनी शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग लगी कि मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो स्टोरी शुरू होती है केटी। केटी एक नॉर्मल हैप्पी गो लकी 18 साल की लड़की थी। बचपन में ही उसको अडॉप्शन के लिए दे दिया गया था प्यार भरे पेरेंट्स के पास। वो अपनी ज़िंदगी को फुलेस्ट इंजॉय कर रही थी। चीयर टीम में थी, आर्ट और ड्राइंग में टैलेंटेड थी, एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वेजिटेरियन थी। पर जब उसने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से रिकनेक्ट किया तो सब कुछ बदल गया। जो खुशियों भरी लाइफ थी उसकी, वो धीरे धीरे एक सेक्सुअल और डेंजरस नाइटमेयर में बदल गई। ये कहानी शुरू होती है एक फैमिली रीयूनियन से, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते इतनी डिस्टर्बिंग और हार्ट ब्रेकिंग हो जाती है कि सुनकर बुरा लगता है। आज हम बात कर रहे हैं स्टीवन और केटी प्लैट की ट्रैजिक स्टोरी की। स्टीवन प्लैट का जन्म 6 अप्रैल 1975 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके बचपन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें सामने आई हैं। वो अपने मदर के साथ रहते थे और उनका टेम्पर बहुत एक्सप्लोसिव था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका बिहेवियर अनयूजुअल होता गया। लोग उनको क्वाइट और स्ट्रेंज कहते थे। वो गन्स के बहुत शौकीन थे और स्कूल के टाइम में अक्सर बुलिंग का शिकार बनते थे, मेनली इसलिए कि वो हर रोज़ एक ही हॉकी जर्सी पहनते थे। 1995 में स्टीवन 20 साल के थे। वो लोनर टाइप थे, इसलिए इंटरनेट पे दोस्तों और पोटेंशियल पार्टनर्स ढूंढने लगे। एक दिन उनकी ऑनलाइन मुलाकात हुई 15 साल की अलाइसा गार्सिया से, जो टेक्सास से थी। ये ऑलरेडी एक बड़ा रेड फ्लैग था। कोई 20 साल का आदमी 15 साल की लड़की से ऐसे कनेक्ट नहीं करना चाहिए, पर स्टीवन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दोनों बार बार बातें करने लगे और जल्दी ही एक दूसरे से इन लव में पड़ गए। स्टीवन ने सब कुछ छोड़ के न्यूयॉर्क से टेक्सास तक ड्राइव किया ताकि अलाइसा से पर्सनली मिल सके। मुलाकात के बाद दोनों इतने क्लोज हो गए कि अलाइसा घर से भागकर स्टीवन के पास आ गई। जल्दी ही अलाइसा प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने एक हेल्दी बेटी को जन्म दिया। पहले नाम था उसका डेनीज। पर ये नई लव स्टोरी सनशाइन और रेनबोस नहीं थे। स्टीवन वायलेंट, एंग्री और अनप्रिडिक्टेबल था। वो कोई स्टेबल जॉब नहीं रख पाता था। सारा प्रेशर अलाइसा पे था। वो रेगुलरली अलाइसा को थ्रेटन करता था कि अगर वो छोड़ कर गई तो वो खुद को मार लेगा और वीडियो रिकॉर्ड करके उसको भेजेगा। ये बहुत कंट्रोलिंग और इंसेन बिहेवियर था उसका। बेबी के बाद भी स्टीवन के पैटर्न्स नहीं बदले। अलाइसा और ज़्यादा कंसर्न रहती थी। जब उनकी बेटी सिर्फ 8 महीने की थी, अलाइसा ने एक बड़ा सैक्रिफाइस किया। उन्होंने अपनी बेटी को अडॉप्शन के लिए दे दिया। वो नहीं चाहती थी कि बच्ची उस टॉक्सिक घर में बड़ी हो। उसने बताया कि स्टीवन इन्फेंट को ब्रूटली पिंच करता था, जिससे उसकी बॉडी ब्लैक एंड ब्लू हो जाती थी और कभी कभी रोती थी वो कूलर में डाल देता था ताकि आवाज़ बंद हो जाए उस रोने की आवाज़ की। बच्ची सफोकेशन के करीब पहुंच जाती थी। अलाइसा डर रही थी कि स्टीवन ने फिजिकली उसे हर्ट भी किया हो। अलाइसा ने कहा, मैं शुरू से ही जानती थी कि मुझे बेबी को उसे दूर रखना चाहिए था ताकि उसकी लाइफ बेटर हो सके। एक प्यार भरी कपल एंथनी और केली फस्को ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया और उसका नाम बदलकर केटी रख दिया। वो डोवर न्यूयॉर्क के पास एक नॉर्मल ट्रेलर पार्क कम्युनिटी में बड़ी हुई। स्लीपी टाउन, अच्छी फैमिलीज एंड स्टेबल लाइफ। केटी काफ़ी रिजर्व्ड और शाई भी थी, लेकिन बहुत टैलेंटेड। वो एनिमल्स की लवर थी, स्पेशली स्ट्रे कैट्स को रेस्क्यू करती थी। फूडी थी, इसलिए फैमिली उसको पैकमैन कहती थी। स्कूल में चीयर टीम में भी थी, कॉमिक स्ट्रिप्स ड्रॉ करती थी, ड्रमर थी और कॉलेज में डिजिटल एडवर्टाइजिंग परस्यू करने का भी प्लान था उसका। उसने एक ब्लॉग में लिखा था, पेन और कुछ ड्रॉ करने के सामान मेरे लिए सेफ प्लेस थे। इंक मेरे लिए रूल्स के अगेंस्ट वेपन था। आर्ट के बिना लाइफ नहीं है। 2016 में केटी ने डोवर हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वो जानती थी कि वो अडॉप्टेड है, इसलिए 18 साल की होने के बाद उसने अपने बर्थ पेरेंट्स को ढूंढना शुरू किया। सोशल मीडिया पे, फेसबुक के थ्रू उसने स्टीवन और अलाइसा से रिकनेक्ट किया। मैसेजिंग से बॉन्ड बनने लगा और जल्दी ही वो मिलने का प्लान बनाया उन सब ने। उस टाइम स्टीवन और अलाइसा अभी भी साथ थे, चाहे उनका रिश्ता टॉक्सिक ही क्यों ना हो। 2007 और 2012 में उनकी 2 और बेटियां हुई थी। जब केटी मिली, रीयूनियन अच्छा लगा, सब एक्साइटेड थे। केटी ने डिसाइड किया कि वो कॉलेज के बजाय बायोलॉजिकल फैमिली के साथ मूव इन कर लेगी। अडॉप्टिव पेरेंट्स टोनी और केली एप्रीहेंसिव थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि केटी अब अडल्ट थी। पर जो बाहर से हैप्पी फैमिली लग रही थी, अंदर से बिल्कुल नहीं थी। स्टीवन और अलाइसा ऑलरेडी सेपरेट होने वाले थे, अलग अलग रूम्स में सो रहे थे। अलाइसा को इमोशनल और वर्बल अब्यूज सहन करना पड़ रहा था। घर में येलिंग, चीज़ें तोड़ना, मूड स्विंग्स, सब एग शेल्स पे चल रहे थे।
केटी के मूव इन करने के बाद स्टीवन का बिहेवियर बदल गया। वो स्किनी जीन्स, टाइट शर्ट्स पहनने लगा, बियर्ड शेव कर दिया उन्होंने, बाल बढ़ा लिए, जैसे यंगर और हिप लुक अडॉप्ट कर रहे हों। पहले तो नॉर्मल लगा सब, लेकिन जल्दी ही चीज़ें डिस्टर्बिंग हो गई। सिर्फ 6 हफ्ते बाद एक रात स्टीवन केटी के रूम पे फ्लोर पे सो गया। अलाइसा को ये बहुत क्रीपी लगा। एक ग्रोन मैन अपनी अडल्ट बेटी के रूम में फ्लोर पे क्यों सोएगा। उसने कन्फ्रंट किया, पर स्टीवन ने कहा तुम्हारा कोई काम नहीं, और केटी के साथ लेकर घर से निकल गया। नवंबर 2016 में अलाइसा ने सब कुछ छोड़ दिया। वो मूव आउट कर गई उनके घर से। 2 छोटी बेटियां कस्टडी शेयर कर रहे थे वो दोनों। अब स्टीवन अकेला था केटी के साथ, और कोई रोकने वाला नहीं था। मई 2017 में अलाइसा ने अपनी 11 साल की बेटी का जर्नल पढ़ा और शॉकिंग चीज़ पाई। उसमें लिखा था कि डैड उसको बेबी कहते हैं, उसकी स्टेप मॉम, और उसका पेट बड़ा है। मतलब केटी प्रेग्नेंट थी और स्टीवन के साथ इंसेस्चुअस रिलेशनशिप में थी। अलाइसा हिस्टेरिकल हो गई। उसने तुरंत स्टीवन को कॉल किया और कन्फ्रंट किया। स्टीवन ने कामली कहा, मैं सोचा तुम जानती हो कि वी आर इन लव। अलाइसा ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, पर उस टाइम कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जुलाई 2017 में स्टीवन और केटी ने मैरीलैंड में सीक्रेटली शादी भी कर ली, पेपर वर्क पे झूठ बोलकर कि वो अनरिलेटेड हैं। वेडिंग में केटी के अडॉप्टिव पेरेंट्स और स्टीवन की मॉम भी थी। केटी ने फोटो पोस्ट की, नथिंग फैंसी, जस्ट लव। जल्दी ही केटी ने बेबी बॉय बेनेट को जन्म भी दिया। दोनों एक नाइस हाउस में शिफ्ट हो गए नॉर्थ कैरोलिना में। बाहर से हनीमून फेज लग रहा था, लेकिन अंदर से सब सिक और ट्विस्टेड था। जनवरी 2018 में दोनों को इंसेस्ट चार्जेस में अरेस्ट किया गया। बेल पे छूट गए, पर जज ने ऑर्डर दिया कि एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे। बेबी बेनेट को स्टीवन की मॉम की कस्टडी में दे दिया गया। केटी अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास न्यूयॉर्क वापस चली गई। वहाँ उसने धीरे धीरे सेंसस में आने लगी और रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको सही गाइड कर रहे थे। अडॉप्टिव पेरेंट्स उसे स्टीवन से कांटेक्ट करके ब्रेकअप भी कर लिया। 11 अप्रैल 2018 को स्टीवन ने बेबी बेनेट को अपनी मॉम से ले लिया। अगले दिन उसने मिनी वैन रेंट की, लिकर पिया और 500 माइल्स ड्राइव करके न्यूयॉर्क में पहुंच गया। वो केटी और उसके अडॉप्टिव डैड टॉनी को फॉलो कर रहा था। एक बिजी इंटरसेक्शन पे स्टीवन ने अपनी वैन उनके ट्रक के पास लगाई और AR-15 स्टाइल राइफल से फायर कर दिया दोनों पर। टोनी और केटी दोनों की मौत हो गई। स्टीवन ने खुद को भी गोली मार ली, पर ट्विस्ट ये था उसने पहले ही अपने इन्फेंट सन बेबी बेनेट को भी मार दिया था सफोकेशन से। उसने अपनी मॉम को कॉल करके कन्फेस किया था। स्टीवन की मॉम का 911 कॉल सुनकर दिल बहुत दुखी होता है। वो रो रो कर बता रही थी कि उनका बेटा ने अपने बेबी को भी मार दिया, वाइफ को भी एंड उनके फादर को भी। उसने अपने फादर को मार दिया। पुलिस ने स्टीवन के घर में बेनेट को क्लोजेट में मरा हुआ पाया। ये केस ऑब्सेशन, मैनिपुलेशन, पावर इम्बैलेंस और इंसेस्ट का सबसे खतरनाक अंजाम की मिसाल है। अनएथिक सेक्सुअल अट्रैक्शन जैसे कंसेप्ट की बात होती है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। राइट और रॉन्ग की फीलिंग हर किसी के अंदर होती है, और इस केस में कई लोगों ने इंटरवीन कर सकते थे बट नहीं किया। यह स्टोरी बहुत डिस्टर्बिंग है। क्या आपने इस केस के बारे में पहले सुना था? आपके अकॉर्डिंग ये सब कैसे रुक सकता था? मेंटल हेल्प, स्ट्रिक्ट लॉज या फैमिली सपोर्ट क्या मदद कर सकते थे? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये स्टोरी आपको इम्पैक्टफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप अपने और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए।